नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत आज की राजस्थान की साप्ताहिक रिवीजन की करंट अफेयर्स की क्लास में है। फटाफट जुड़िए। आप सभी का स्वागत, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे जी। गजानंद, प्रदीप, आदित्य जी, नमस्कार नमस्कार, सभी को नमस्कार साहब। प्रेमनाथ सी, पिंकेश, हाँ जी, हार्दिक, SI मंजू, डॉक्टर पिंकेश योगी, राकू, ब्रिजमोहन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। फटाफट जुड़ जाइए, उसके बाद शुरुआत करते हैं राजस्थान की स्पेशल वो बातें जो पिछले सप्ताह भर में आपके खबरों में रही, जहां से कुछ सवाल परीक्षा के बन सकते हैं। उन सभी विषयों पर मैं आप लोगों के साथ बातचीत आज की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। यहाँ हमारे पास में कुछ सवाल हैं, जरा वहां से शुरुआत कर ही देते हैं। और पहला ही सवाल जो आपके सामने आया है वो आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपसे सवाल ये पूछा गया है कि हाल ही में जो कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना घटित हुई, जिसमें देश के सबसे बड़ा रक्षा का पद माना जाता है, वो हमारे विपिन रावत साहब उस हमले में शहीद हुए। इसके साथ साथ राजस्थान से भी 2 व्यक्ति शहीद हो गए। तो आपको ये बताना है कि हाल ही में इस हमले या इस दुर्घटना में हाल ही में तमिलनाडु में के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप राव का संबंध इनमें से कहां से है। कुलदीप राव का संबंध इनमें से कहां से है, आपको ये बताना है। क्या सीकर से है, क्या चूरू से है, क्या झुंझुनू से है, क्या गंगानगर से है। तो राजस्थान की स्पेशल क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। अब जल्दी से जवाब देते जाइए और सप्ताह भर की जो राजस्थान की खबरें हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। पुरानी भी खबरें मैंने इसमें साथ समाहित कर दी है, तो पुराना करंट अफेयर्स राजस्थान का भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो अभी हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर जो MK-1 था, वो रूस से खरीदा गया अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर था। उसके बावजूद भी उसमें खराबी आने की वजह से क्या हो गया, ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और तमिलनाडु के कुन्नूर क्षेत्र में अभी आपकी परीक्षाओं में ये सवाल बन सकता है कभी न कभी कि हाल ही में तमिलनाडु का कौन सा जो क्षेत्र था वो एक दुर्घटना की वजह से, हेलीकॉप्टर दुर्घटना की वजह से चर्चा में आया। यह कुन्नूर जो क्षेत्र है वो कौन से राज्य में पड़ता है जो अभी हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से चर्चा में आया। तो ये कुन्नूर क्षेत्र तमिलनाडु में, ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो स्टालिन का नाम आपने सुना होगा, स्टालिन जो है वो यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। प्लस इसके साथ साथ ध्यान रखना हमारे CDS विपिन रावत साहब का जो संबंध था वो कहां से था, उत्तराखंड से था। कहां से, उत्तराखंड से उनका संबंध है। मूल निवास स्थान उनका उत्तराखंड है, हालांकि अभी वो लंबे समय से दिल्ली में रह रहे। शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप राव का जो संबंध है, इन कुलदीप राव का जो संबंध है वो कहां से है, राजस्थान के झुंझुनू जिले से है मेरे दोस्तों। कहां से है, राजस्थान के झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। जरा आपको दिखाते हैं इनकी कुछ इमेज। यानी अभी हाल ही में राजस्थान के 2 व्यक्ति जो हैं वो शहीद हुए, इनके बारे में भी जरा सुन लीजिए। आप लोगों के सामने थोड़ी बात मैं रखना चाह रहा हूं। यहां से गड़साना एक जगह पड़ती है, गरडाना, ठीक है, गरडाना लिखा है यहां, लेकिन ये सही जो है वो झुंझुनू जिले में पड़ता है। गरडाना जो जगह है वो कहां पर पड़ती है, झुंझुनू जिले में। अब देखिएगा, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप और अजमेर के रहने वाले हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर बी, दोनों जो है जनरल रावत के साथ इस दुर्घटना में क्या हुए, शहीद हो गए। तो घरडाना खुर्द जो जगह है, घरडाना खुर्द नाम की जगह है, घरडाना खुर्द नाम की जगह कहां पर पड़ती है, झुंझुनू जिले में। घरडाना और खुर्द, ये खुर्द नाम की जो जगह है वो कहां पर पड़ती है, तो ये झुंझुनू जिले में है। और यहाँ के पिता इनके हैं रणधीर सिंह, और कुलदीप यहाँ के स्क्वाड्रन लीडर है। नौसेना में चीफ पेटी ऑफिसर के पद पर इनके पिताजी काम कर चुके हैं और पायलट की जिम्मेदारी अभी संभाल रहे थे। और इनका जो कुलदीप का जो वर्तमान में परिवार है वो जयपुर में रहता है। कहां पर, जयपुर में इनका परिवार रहता है। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कुलदीप जो है इनका संबंध कहां से है, तो झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। और ये इस हमले में जो है या फिर इस दुर्घटना में जनरल रावत के साथ शहीद हुए। दूसरे आपके सामने जो है वो कमांडिंग ऑफिसर है, वो कौन है, हरजिंदर सिंह। क्या है, हरजिंदर सिंह, हरजिंदर
ये हरजिंदर का संबंध कहां से है, तो इनका संबंध कहां से है, अजमेर से इनका संबंध है, ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान के 2 व्यक्ति इसमें क्या हुए हैं, शहीद हुए, जिसमें कुन्नूर क्रैश में छीने राजस्थान के 2 लाल, तो झुंझुनू के स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप और अजमेर के लेफ्टिनेंट जनरल हरजिंदर भी इस जो दुर्घटना है इसमें क्या हुए, शहीद हो गए। तो चलिए जरा नेक्स्ट बात हम लोग करें आपके सामने अगले सवाल पर। तो ये सवाल आपका हो चुका है कंप्लीट, यहां से झुंझुनू जिले से इनका संबंध करना है, कुलदीप का संबंध। अगला सवाल भी मैंने ऐसे ही बनाया आपके लिए, यहां पर है हाल ही में तमिलनाडु में कुन्नूर में हुए, इसी प्रकार का सवाल है लेकिन फिर भी आपको आ जाएगा क्योंकि अभी इस पर बातचीत हमारी हो गई है। यहां है कि अभी तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए इस हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह का संबंध इनमें से किस जिले से है, तो सीकर से नहीं, आपको बता दिया चूरू जिले से तो कुलदीप का संबंध है, और चूरू से नहीं है, सीकर से नहीं है। अजमेर का संबंध किससे है, हरजिंदर सिंह का, हरजिंदर सिंह का संबंध कहां से है, तो आपको बताना है अजमेर से संबंधित है। और झुंझुनू से संबंध पूछे तो किसका, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप का संबंध है। लेफ्टिनेंट जनरल हरजिंदर सिंह का संबंध अजमेर से है, और यहां से कुलदीप का संबंध कहां से, झुंझुनू से। अभी हाल ही में ट्विटर के सीईओ, किसके, ट्विटर के जो सीईओ है उनका भी संबंध कहां से आया सामने, आपके अजमेर से। इसके अलावा अभी रिटायर हुए आरपीएससी के जो चेयरमैन है, ठीक है, उनका भी संबंध कहां से, अजमेर से। इसके अलावा अभी आपको एक और बताया था कि हमारे केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, वन एवं कौन से मंत्री, पर्यावरण मंत्री, और इसके साथ साथ इन्हीं के पास श्रम विभाग का जो मंत्रालय वो भी इन्हीं के पास है, भूपेंद्र यादव दोनों का नाम है। इधर आरपीएससी के रिटायर हुए चेयरमैन, उनका नाम भी भूपेंद्र है। चलिए इसके साथ साथ आपको अश्विनी वैष्णव का नाम भी याद रखना, क्या है, अश्विनी वैष्णव का नाम भी ध्यान रखना है। अश्विनी वैष्णव जो है वो केंद्र सरकार में एक तो आपके रेल मंत्रालय जो है ना, रेल मंत्रालय इनकी जिम्मेदारी इनके पास है, प्लस इसके साथ साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी, कौन सा मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है वो भी किसके पास है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी आपके अश्विनी वैष्णव के पास है। हाँ जी, ये सीईओ का नाम पराग अग्रवाल है, क्या नाम है, पराग अग्रवाल है, ये भी आपके सामने लिख देता हूं, अग्रवाल। इनका संबंध भी कहां से है, तो इनका भी अजमेर से है। तो रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है वो आईटी मंत्रालय, वो अश्विनी वैष्णव जी के पास है। तो ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, यहां से, हाँ ये मैंने सॉरी गलती से लिख दिया, अश्विनी वैष्णव मैं ये ऐसे बता रहा हूं आपको कि इनके साथ राजस्थान से इनका संबंध है, और इनका अजमेर से संबंध नहीं, इनका कहां से है, जोधपुर से संबंध है। ये गलती से आप लोग इस अजमेर के साथ ही समझ गए, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कुछ दोस्तों ने लिखा तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। राजस्थान से संबंध रखते हैं वन एवं पर्यावरण मंत्री, तो अजमेर से संबंध रखते हैं भूपेंद्र यादव जी। कौन है, भूपेंद्र यादव जो है वो। और ये जो है अश्विनी वैष्णव राजस्थान से मंत्री हैं, रेल मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, लेकिन इनका संबंध जोधपुर से है, और मूल इनका जो स्थान है वो कहां से है, पाली से है। और वर्तमान में जो आपका उड़ीसा है, उड़ीसा की बीजू जनता दल की जो पार्टी है उस पार्टी से ये राज्यसभा सदस्य हैं। और राज्यसभा सदस्य होने के साथ साथ मेरे दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि बीजू जनता दल जो है इन्होंने इसे क्या भेजा है, राज्यसभा में भेजा है, और राज्यसभा में इनको अब क्या कर दिया गया, केंद्र सरकार ने मंत्री। तो मूल रूप से इनका संबंध जो है वो कहां से है, जोधपुर से संबंध है, लेकिन पाली इनका मूल स्थान रहा है। वर्तमान में इनके परिवार वाले जोधपुर में रहते हैं, और उड़ीसा है वहां से ये क्या राज्यसभा सदस्य हैं। और एक बात और ध्यान रखना मेरे दोस्तों, पूर्व में आईएएस अफसर भी रह चुके हैं, क्या रह चुके हैं, केंद्र सरकार में कई सचिवालयों के पद पर इन्होंने क्या किया है, काम किया। तो मेरे हिसाब से ये सारी बात आपको क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। यहां पर हरजिंदर सिंह और कुलदीप का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम चर्चा करते हैं आपके सामने, और क्या है अगला सवाल जरा देखिए। यहां पर आपके सामने नेक्स्ट सवाल जो है वो ये रहा, यहां पर है ट्रेवल एंड इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 व बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड 2021 किस राज्य को दिया गया है। तो ये तो पूछने की बात ही नहीं है, पिछले लंबे समय से राजस्थान को मिलता आ रहा है। अभी हाल ही में ट्रेवल एंड इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 किसको दिया गया, प्लस वेडिंग डेस्टिनेशन, ये परीक्षा में सवाल आ चुका है। पिछली बार जब 2020 का दिया गया था उस समय का ये सवाल राजस्थान के संबंध में एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अब भी आप ध्यान रखना, ठीक है।
क्या है सही जवाब इसका? राजस्थान होगा, क्योंकि राजस्थान को अभी हाल ही में पर्यटन के क्षेत्र में वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड, और ये तो आप जानते ही हैं बड़े बड़े लोग, सवाई माधोपुर के चौथ के बरवाड़े में एक बड़ी शादी अभी हाल ही में विक्की कौशल की हुई है, तो ये सब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं वो अपने वैवाहिक जो कार्यक्रम है वो कहां आयोजित करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो राजस्थान में पसंद करते हैं। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो वो कोई भी उनके परिवार के जो भी वैवाहिक संबंध में जो कार्यक्रम होते हैं वो कहां संपन्न करने की ज्यादा इच्छा उनकी रहती है, वो राजस्थान रहती है। तो वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड 2021 भी राजस्थान को, और ट्रेवल एंड इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 भी किसको मिला है? राजस्थान को मिला है। ये हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में हमने अलग अलग काम किया। हमारी पर्यटन नीति, राजस्थान पहला राज्य है जिसने क्या दिया है? उद्योग का दर्जा दिया है, प्लस पर्यटन नीति लागू करने वाला भी राजस्थान पहला राज्य है। इसके अलावा हमने अलग से आरटीडीसी की स्थापना कर रखी है। इसके अलावा आरटीडीसी के साथ परिवहन की व्यवस्था भी हमने कर रखी है। इसके अलावा यहां आने वाले लोगों के लिए पेइंग गेस्ट योजना जो है वो भी राजस्थान शुरू करने वाला स्टेट है। तो राजस्थान ने पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, प्लस अलग अलग समय पर हमारे पर्यटन के क्षेत्र में लोगों और जो पधारो हमारे देश, इस प्रकार की जो थीम है वो हम क्या करते हैं? लगातार चेंज करते रहते हैं। पधारो हमारे देश, और ये जो हमारा लोगो है वो भी लगातार बदलता रहता है। इसके संबंध में देखिए आपके सामने मैं रख रहा हूं कि अभी हाल ही में कौन कौन से पुरस्कार राजस्थान को मिले हैं। तो ये रहा आपके सामने बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड का अवार्ड राजस्थान को। ये पूरा आपके सामने अवार्ड की फोटो दिखा देते हैं, सरकार ने इसको शेयर कर दिया है। राजस्थान हैज अनदर फादर इन द गैप। राजस्थान टूरिज्म बैक्स बेस्ट स्टेट एंड द बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड एट ट्रेवल एंड लेजर्स इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021। यानी राजस्थान को 2 कैटेगरी में जो है वो बेस्ट पर्यटन का अवार्ड मिला है। ये हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। राजस्थान का जी 27 सितंबर को, ठीक बात है। हाँ, 9 सितंबर 2020, नीति 2001 की, 7 की, 15 की, 20 की, वेरी गुड। पेइंग गेस्ट योजना 1991 में शुरू की गई थी। पधारो हमारे देश, वेरी गुड। चलिए, पिछली सरकार जो थी उस सरकार ने बदला था, हालांकि पर्यटन का जो हमारा ध्येय वाक्य है उसको बदल दिया था, न जाने कब कहां क्या दिख जाए, लेकिन इस सरकार ने वापस आते ही क्या कर दिया? इसको वापस परिवर्तित कर दिया है। तो चलिए जरा इन बातों को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। इसके बाद 2-3 बातें एक साथ ही बता देता हूं यहां मैं। एक, अभी राजस्थान में देखिएगा, राजस्थान को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया जाएगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। जो पर्यटन का पुरस्कार मिल रहा है राजस्थान को वो, और अभी जो ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान को पुरस्कार दिया जा रहा है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो चलिए इसको भी देख लीजिएगा। एनर्जी इफिशियंसी के क्षेत्र में राजस्थान कुशल प्रबंधन के लिए राजस्थान को कौन सा पुरस्कार हाल ही में दिया जा रहा है? तो जरा देखो, एनर्जी इफिशियंसी के क्षेत्र में राजस्थान के कुशल प्रबंधन के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को पुरस्कृत 14 दिसंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मिलेगा राजस्थान को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। नेशनल कंजर्वेशन अवार्ड जो है वो राजस्थान को दिया जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, एमपी, हरियाणा जैसे अधिक ऊर्जा उपभोग करने वाले प्रदेशों की श्रेणी में राजस्थान क्या रहा है? अग्रणी रहा है। तो आपके लिए परीक्षा का इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड हाल ही में किस राज्य को दिया गया है? तो 14 दिसंबर को, कब? 14 दिसंबर को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान को यह अवार्ड दिया जाएगा। तो अब जरा इन बातों को ध्यान रखना कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड जो है, और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है, उन ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने में काम करता है। एक बात आपको और भी याद होगी कि आज वर्तमान में देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। उत्पादन में राजस्थान का क्या है? पूरे देश भर में राजस्थान का पहला स्थान है। यह भी आपको ध्यान रखना है, सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। चलिए इसके बाद अगली बात करें आपके सामने, तो अगला भी देख लीजिएगा। इन्वेस्ट राजस्थान 2022, यानी जनवरी 2022 में राजस्थान में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है जिसका नाम है इन्वेस्ट
राजस्थान 2022, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 नाम से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है और इसको लेकर के राजस्थान ने नई दिल्ली, कहां पर, नई दिल्ली, इसके अलावा मुंबई, इसके अलावा कहां पर, अहमदाबाद, इन अलग अलग जगह पर बड़े रोड शो का आयोजन किया है और बड़े इन्वेस्ट की राजस्थान को क्या है, तलाश है। तो मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर्स प्रोग्राम में 1,94,800 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। JWS, वेदांता, ग्रीनिको, अडानी, क्रिस फार्मा शीर्ष निवेशक इसमें क्या है, शामिल है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 1,44,000 रोजगार के अवसर यहां पर क्या होंगे, सृजित होने वाले हैं। तो मुंबई में अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, इसके साथ साथ अहमदाबाद में भी आयोजित हुआ है। ये देखिएगा, अहमदाबाद की भी इमेज आपके सामने रख देते हैं। हमारे उद्योग मंत्री जो है उनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो देखिए, अहमदाबाद में भी 8 दिसंबर 2021 को कार्यक्रम आयोजित हुआ। 1,05,700 करोड़ रुपए के MOU पर LOI पर किए गए हैं हस्ताक्षर। खनिज, टेक्सटाइल, STP, मल्टीमोडल, लॉजिस्टिक हब, पेट्रोल, केमिकल, बायोडीजल और सोलर, पर्यटन, हैंडीक्राफ्ट सहित इन क्षेत्रों में निवेश को लेकर के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो इन्वेस्ट राजस्थान के लेकर अहमदाबाद में भी इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम मुंबई में भी आयोजित हुआ है और इससे पहले दिल्ली में भी क्या किया जा चुका है, आयोजित किया जा चुका है, ये ध्यान रखना। लेकिन राजस्थान में इन्वेस्ट 2022 नाम से यह कब आयोजित होगा, तो मैंने ये बता दिया, जनवरी में आयोजित होगा। ठीक है, हाँ जी, तो ये बात है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। मैंने ये बात भी आपको बता दी है, ये भी बात हमारी हो गई है। तो ये अभी आपको बताए जा रहे थे कि हम झुंझुनू जिले के जो खुर्द गांव है वहां से संबंधित हमारे जो कुलदीप हैं उनकी फोटो और उनके परिवार की पूरी कहानी भी हमारे सामने आई है। ये राजस्थान को बेस्ट अवार्ड जो दिया गया अभी शादियों के लिए, उसकी एक फोटो आपको और दिखा देते हैं। राजस्थान को बेस्ट वेडिंग और पर्यटन के लिए स्टेट अवार्ड से नवाजा जा रहा है। देश में शाही शादियों के लिए राजस्थान पसंदीदा राज्य है। पर्यटकों के लिए अब कुछ श्रेणी में राजस्थान में बेस्ट अवार्ड जो है वो मिले हैं। 14 तारीख को राजस्थान को दिया जाएगा। तो ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन ने दिए ये अवार्ड। किसने दिए हैं, तो ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन है, वही देती है हर बार ये पुरस्कार, ये ध्यान रखना है, ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन। और राजस्थान में IAS परीक्षा के टॉपर जो है निशांत जैन, हिंदी मीडियम के, वो वर्तमान में निदेशक हैं पर्यटन विभाग राजस्थान के। ये भी ध्यान रखना, राजस्थान पर्यटन विभाग जो है ना, राजस्थान पर्यटन विभाग, ये राजस्थान पर्यटन विभाग के वर्तमान में निदेशक कौन है, तो निदेशक, ध्यान रखना, निदेशक, ये IAS परीक्षा के हिंदी माध्यम के टॉपर निशांत जैन जो है वो वर्तमान में राजस्थान के क्या है, निदेशक हैं पर्यटन विभाग के। ठीक है जी। चलो इसके बाद बात करें आपके कुछ सवालों पर। विकास शुल्क और BSUP शेल्टर फंड में छूट अब सरकार देने वाली है। तो अब सीधे सवालों पर आते हैं और फटाफट मैं आपके सामने अब सवाल रख देता हूं सारे। अगला सवाल, नीति आयोग द्वारा पहला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया गया है। इसमें जयपुर का स्थान कौन सा है, बताइए। देखिएगा, नीति आयोग ने अभी हाल ही में सतत विकास लक्ष्य यानी SDG जो गोल्स हैं उनके लिए शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 यानी एक सूचकांक जारी किया है। उसमें जयपुर को कौन सा स्थान मिला है, देखिए ये बताइए। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए 56 शहरों की इस सूची में, कितने शहरों की सूची जारी की, 56 टोटल शहरों की सूची जारी की गई। इस सूची में 3 राजस्थान के जो है वो शहर शामिल किए गए। कितने शहर राजस्थान के इसमें शामिल किए गए, 3 शहर शामिल किए गए। कौन कौन से, एक शहर आपका इसमें जयपुर शामिल किया गया, एक शहर इसमें आपका कोटा शामिल किया गया और एक शहर आपका जोधपुर इसमें शामिल किया गया। ठीक है, नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जो है इसमें राजस्थान के 3 शहर शामिल किए गए, जिसमें जयपुर, कोटा और जोधपुर है। इसमें जयपुर को जो है वो 37वीं रैंक मिली थी, ध्यान रखना, और इसमें कोटा को 45वीं रैंक मिली थी और इसमें जोधपुर को जो है वो 51वीं रैंक मिली थी। ये आपको याद करना है। ठीक है, जयपुर, कोटा और जोधपुर को है। टोटल शहर कितने थे, 56 शहर, 51 है, ये 61 नहीं है, ध्यान करना है, ये 51 है। टोटल 56 शहरों को लेकर लिस्ट जारी की गई, जिसमें 27वां जयपुर को मिला है। इसके अलावा 45वां स्थान कोटा को दिया गया है और इसका
51वां स्थान जो है वो किसको दिया गया है, जोधपुर को दिया गया है। ये बात आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोबारा बता देता हूं किसने जारी किया, नीति आयोग ने क्या जारी किया, एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। जयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, 37 है, 45, 51 है, टोटल 56 शहरों को लेकर इस प्रकार की रैंक जारी की गई थी। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ना चाहिए हमें और फटाफट सवालों पर ध्यान देना चाहिए। विधानसभा उपचुनाव हुए अभी 2 सीटों पर राजस्थान में। टोटल मुझे ये बताइए 2021 में राजस्थान में जो है वो कितनी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। अगर आपसे कोई ये पूछे कि 2021 में राजस्थान विधानसभा की कितनी सीटों पर उपचुनाव हुआ तो आपका जवाब क्या होगा। अभी जो हाल ही में विधानसभा के उपचुनाव 2021 के संबंध में सत्य कथन आपको पूछा है। एक तो अभी हाल ही में वल्लभनगर की सीट पर चुनाव हुआ, एक धारियावाद जो सीट है प्रतापगढ़ की, वहां पर उपचुनाव हुआ। तो वल्लभनगर की जो सीट है वहां पर तो नागराज मीणा जो है वो विजेता रहे हैं, नागराज मीणा जो है वो क्या रहे, विजेता रहे। और इसके बाद में धारियावाद जो प्रतापगढ़ की सीट है वहां प्रीति सक्तावत जो है वहां पर सक्तावत विजयी रही। ये दोनों सीटें पहले इनमें से एक बीजेपी के पास थी, एक कांग्रेस के पास थी, लेकिन दोनों जो है वो नेशनल कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके हिस्से में गई है, दोनों सीटें इसके खाते में गई है, ये ध्यान रखिएगा जी। पहले 3 सीटों पर चुनाव हुए थे, पहले 3 सीटों पर चुनाव हुए, उसके बाद 2 सीटों पर चुनाव हुए, इसका मतलब टोटल 5 सीटों पर चुनाव जो है वो इसी साल संपन्न हुए। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, वेरी गुड, आप सभी का सही जवाब आ रहा है। हाँ जी, तो दोबारा सुन लो, वल्लभनगर उदयपुर की सीट से नागराज मीणा और धारियावाद प्रतापगढ़ की सीट से प्रीति सक्तावत जो है वो यहां से, ठीक है। दोनों सीटें क्या सही है ये आप लोगों को देखना है। और दोनों सीटें जो है वो किसके खाते में गई है, कांग्रेस के खाते में गई है। ये बात आप लोग बड़े अच्छे ढंग से क्या करना है, ध्यान रखना है। दोनों ही किसके खाते में गई है, कांग्रेस के खाते में गई है ये दोनों सीटें। इस बात को थोड़ा आप ध्यान रख लीजिएगा, इसका मतलब आपके सामने ये दोनों सही संबंध हैं। तो चलिए आगे बढ़े। तो अभी और सवाल परीक्षा में ऐसे सवाल आ चुका है, ये सवाल परीक्षा में आ चुका है कि 2020 में ऐसा एक सवाल आया था पीछे कि 2020 में कितनी विधानसभा के जो है उप सीटों पर चुनाव हुए या होने वाले, ये पटवार के एग्जाम में अभी सवाल आ चुका है। तो इन बातों को आप जरा ध्यान रखिएगा, दोबारा भी सवाल पूछा जाएगा आपसे। चलिए इसी से रिलेटेड मैंने एक सवाल और दिया है आपको, ये पूछा है वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में सीटों के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। अभी राजस्थान विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, आप लोग ये बात जानते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब जरा बताइएगा, यहां राजस्थान विधानसभा सीटों के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। वर्तमान में टोटल 200 सीटें हैं ना मेरे दोस्तों, उन 200 के 200 विधायक राजस्थान विधानसभा में हैं। लेकिन जैसे ही सत्र आरंभ होगा, हो सकता है नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा आज तक का इतिहास ये बताता है कि आपको ध्यान रखना है कि आज तक 200 विधायक कभी भी एक साथ इस विधानसभा में बैठे नहीं है। कुल महिला 27 हो गई, ठीक बात है भाई, ठीक है। हाँ जी, सोनिया जी देख लिया कमेंट, आप एक बार उसको चेक करिए, ठीक है। हाँ जी, सुन ली आपकी बात, जरा उसको चेक करिए। यहां पर है कांग्रेस 108 सीटों पर है, इसके बाद भाजपा 71 सीटें हैं आज के दिन, आरएलपी, ठीक है, इसके पास 3 सीटें हैं, बीटीपी इसके पास में 2 सीटें हैं। और ये सभी सत्य हैं। राजस्थान में 2 पार्टियां ऐसी है जिनके पास 2-2 सीटें हैं, बाकी निर्दलीय विधायक भी राजस्थान में हैं। और इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ जी, यहां पर आरएलपी, बीटीपी, भाजपा, कांग्रेस, इनके पास अधिकतम सीटें, आपको परीक्षा में ज्यादातर 2 से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहां पहला सवाल क्या है, ये कांग्रेस के पास अब कितनी सीटें, 108 सीटें। पूर्व आपको पता होगा राजस्थान पुलिस में ऐसा सवाल आ चुका है, ठीक है, लेकिन उसको गलत होते हुए भी सही माना। भाजपा की वर्तमान में कितनी सीटें, 71 सीटें। इन दोनों के संबंध में ज्यादा सवाल पूछने की क्या रहती है, संभावना रहती है। तो 200 में से इनके पास इतनी सीटें हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या है, सभी सही है। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की सीटों की जो पार्टियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पास इतनी है, ठीक है। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेते हैं उसको।
अगर ऐसा होगा तो आपको बता देंगे, चिंता क्यों करते हो भैया। यहां पर देखिए अगला सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं, वो क्या है जरा देखो। यहां है 16 नवंबर 2021 को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया, बोलो जरा कितने चलिए यहां से अगला सवाल आपके सामने, जरा बताइए क्या होगा। हाँ सोनिया जी कोई बात नहीं, अगर ऐसा है, अगर उसमें उल्टा लिखा गया तो आपको चेक करके अभी बता देंगे ना। पहला सवाल आपके सामने है, 16 नवंबर 2021 को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया। यह वही शिक्षक सम्मान समारोह है जो आयोजित 5 सितंबर को होना चाहिए, लेकिन हुआ कब, 16 नवंबर 2021 को। आयोजित कहां किया गया, इसे जयपुर में आयोजित किया गया। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया, तो देखिए राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह जो था, ये शिक्षक सम्मान समारोह अलग अलग स्तर पर आयोजित हुआ, राज्य स्तरीय भी हुआ, उसके बाद इसको जिला स्तर पर भी आयोजित किया गया, इसके बाद इसे ब्लॉक स्तर पर भी आयोजित किया गया। तीनों स्तर पर आयोजित किया गया, इसे राज्य स्तर पर, इसे जिला स्तर पर और इसे ब्लॉक स्तर पर भी आयोजित किया। लेकिन परीक्षा का सवाल क्या है, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में एक तो आपको यहां ध्यान रखना है, एक तो सीएम उपस्थित थे, एक इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री उपस्थित थे, और यहां पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 99 शिक्षक जो थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है, अच्छा कार्य किया है, उन शिक्षकों को यहां पर क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। तो टोटल 99 शिक्षक ऐसे थे जो राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में क्या किए गए थे, सम्मानित किए गए थे। ठीक है, तो चलिए जरा अगली बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने जरा देखिए क्या है। यहां व्यक्तिगत श्रेणी में नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार 2021 का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया। मैंने यह बताया गया था कि बाल दिवस जिस दिन मनाया गया, आपको यह बात बताई थी उस दिन कि बाल दिवस जिस दिन मनाया गया था उस दिन अशोक गहलोत जी ने यह घोषणा की थी कि हम क्या करेंगे, नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार देंगे। और ये कितनी कैटेगरियों में देंगे, तो आपको यह भी बताया था मैंने कि एक तो व्यक्तिगत कैटेगरी में दिया जाएगा, व्यक्तिगत कैटेगरी में दिया जाएगा, एक संस्थागत कैटेगरी में दिया जाएगा, एक संस्थागत कैटेगरी में दिया जाएगा, और एक सार्वजनिक क्षेत्र के जो लोग हैं उसमें विकास कार्य करने वाले या महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों को दिया जाएगा। अब जरा ध्यान रखो, यहां पूछा जा रहा है कि प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया, और इस प्रत्येक कैटेगरी में व्यक्तिगत है तो 3 व्यक्तिगत पुरस्कार, पहला दूसरा तीसरा, संस्थागत है तो 3 संस्थागत, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे 3 अलग अलग पुरस्कार इसके तहत दिए जाने की सरकार ने बात कही थी कि 3-3 पुरस्कार प्रत्येक कैटेगरी में दिए जाएंगे। यहां पर प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया, यह आपसे पूछा है। अरुणा भार्गव बीकानेर के, भरत नागदा डूंगरपुर से, मनोज कुमार सोनी नागौर से, या उपरोक्त सभी। तो अधिकांश लोगों का जो जवाब है वो गलत है, ये उपरोक्त सभी इसका सही जवाब नहीं है। अरे भैया ध्यान से पढ़ तो लो, मैंने पूछा है प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया, तो अरुणा भार्गव बीकानेर को फर्स्ट दिया गया। कौन सी कैटेगरी, कैटेगरी सबसे पहले लिख रखी है व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी में पहला पुरस्कार अरुणा भार्गव को दिया गया, दूसरा पुरस्कार जो है वो भरत नागदा को दिया गया, और तीसरा जो पुरस्कार है वो मनोज कुमार सोनी नागौर को दिया गया। ये 3 पुरस्कार एक ही कैटेगरी में दिए गए हैं, यानी व्यक्तिगत श्रेणी में पहला पुरस्कार अरुणा भार्गव बीकानेर को दिया गया है, सेकंड पुरस्कार भरत नागदा डूंगरपुर को दिया गया है, और थर्ड पुरस्कार मनोज कुमार सोनी नागौर को दिया गया है। क्या अब आपको कुछ बात समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि आप सब ने इसका जवाब क्या दिया, गलत दिया था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं आपसे। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। संस्थागत श्रेणी में अब की बार एकदम साफ लिखा है, संस्थागत श्रेणी में नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार 2021 का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया। अब इसमें प्रथम पूछा है, आपको सारे थोड़ी बताने, संस्थागत श्रेणी है, इसमें नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार है, तो इस एक ही श्रेणी में संस्थागत श्रेणी में 3 पुरस्कार दिए, पहला दूसरा तीसरा, फर्स्ट पुरस्कार, सेकंड पुरस्कार और थर्ड पुरस्कार। आपसे तो यह पूछा जा रहा है कि भैया ये बताओ कि ये पहला किसको दिया गया, तो पहला आपके सामने नवीन संस्था को है। ठीक है, हाँ जी, चलिए अगला आपके सामने है, यहां पर SOS चिल्ड्रन
विलेज जयपुर का है, फिर है शिव शक्ति शिक्षा समिति टोंक की है, नवजीवन संस्था जोधपुर की है। तो अब देखिए ये पहला है, नवजीवन संस्था जोधपुर को दिया गया पहला। इसके बाद में SOS चिल्ड्रन विलेज जयपुर का सेकंड, शिव शक्ति शिक्षा समिति टोंक ये थर्ड। ये तीनों आपको ध्यान रखने, नवजीवन संस्था, SOS चिल्ड्रन विलेज जयपुर और शिव शक्ति शिक्षा समिति टोंक को नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार 2021 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके, दोनों बता दी मैंने, व्यक्तिगत श्रेणी भी बता दी और संस्थागत श्रेणी भी बता दी। आज अगला, राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी का आयोजन वर्ष 2022 में राजस्थान में कहां किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना भैया। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी, जम्बूरी क्या होता है, एक कैंप का मतलब होता है। राष्ट्रीय स्तर का जो आयोजन है वो चाहे विश्व स्तरीय जम्बूरी हो चाहे राष्ट्रीय स्तरीय जम्बूरी हो, यानी एक प्रकार का आप इसे कैंप कह सकते हो। इस राष्ट्रीय स्काउट कैंप का आयोजन वर्ष 2022 में राजस्थान में कहां पर किया जाएगा, यह आपको बताना है। अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में। राष्ट्रीय स्काउट गाइड, हमेशा तैयार रहो, हमेशा तत्पर रहो, सेवा के लिए अग्रसर रहो। इस प्रकार का विद्यार्थी जीवन का एक संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्काउट गाइड। तो राष्ट्रीय स्काउट गाइड जो है वो दो लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है। स्काउट जो है वो लड़कों को बोला जाता है, गाइड जो है वो लड़कियों को बोला जाता है। तो इसका 2022 में जो राष्ट्रीय जम्बूरी है, यानी राष्ट्रीय जो कैंप है, उस राष्ट्रीय स्तर के कैंप का आयोजन कहां किया जाएगा। इसमें देखिए एक तो होता है आपका राज्यपाल पुरस्कार, कौन सा होता है, राज्यपाल पुरस्कार दिया जाता है स्काउट गाइड में। एक राष्ट्रपति पुरस्कार इसमें दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। वो आपके कैंप के तर्ज के आधार पर दिए जाते हैं, यानी आपने किस किस आधार पे कैंप का क्या किया है, अवलोकन किया, या आपने कितने कैंप अटेंड किए, उस आधार पर अलग अलग उसमें कैटेगरी होती है। तो उसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार इसमें सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो अब बताइएगा जरा, ठीक है, हाँ जी, चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। यहां राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी का आयोजन वर्ष 2022 में राजस्थान में कहां किया जाएगा, तो जयपुर में इस जम्बूरी का आयोजन किया जाएगा। अगला सवाल जरा देखिएगा आपका क्या है, यह है नेक्स्ट सवाल। यहां पर 14 दिसंबर 2021 के नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किस राज्य को दिया जाना है। यह बात आपको बता दी कि भैया 14 दिसंबर 2021 को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किस राज्य को हाल ही में दिया जाएगा, यानी बड़े उपभोक्ता राज्य हैं उन कैटेगरी में राजस्थान ने अपना स्थान क्या किया है, बनाया है। तो राजस्थान, ठीक है, हाँ जी, यहां है हरियाणा से गुजरात, राजस्थान और पंजाब। तो पंजाब नहीं है, गुजरात भी नहीं है, हरियाणा भी नहीं है, राजस्थान को यह पुरस्कार इस बार क्या किया जाना है, दिया जाना है। तो कंजर्वेशन अवार्ड, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड राजस्थान को क्या किया जाना है, दिया जाएगा, और 14 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है, ये सब बता चुका हूं मैं पहले आपको। राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और विजय सिंह पथिक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है, तो ये अभी आपको इमेज दिखा देता हूं पहले में, उसके बाद आप लोग खुद ही समझ जाओगे भैया कि कहां पर पुरस्कार दिया गया, किसने दिया, क्या हुआ। ये देखिएगा, ये इमेज आपके सामने है। अभी हाल ही में विजय सिंह पथिक जो स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका है उस पर आयोजित एक कार्यशाला में यह प्रोग्राम में किया गया। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम और विजय सिंह पथिक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो आपके सामने फोटो है। देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी पथिक की। राजस्थानी भाषा विश्व की समृद्धतम भाषाओं में से एक है, इसमें प्रचुर साहित्य विद्यमान है, ऐसा हमारे कला एवं संस्कृति मंत्री तथा शिक्षा मंत्री, शिक्षा कैबिनेट मंत्री जो है शिक्षा मंत्री, ये कौन है साहब, बीडी कल्ला जी है, बीडी कल्ला जी है। और इन्होंने ये कार्यक्रम जो है वो कहां आयोजित हुआ था, बीकानेर में आयोजित इस कार्यक्रम में इन्होंने ऐसा कहा। तो बुलाकी दास कल्ला साहब जो है उन्होंने ऐसा कहा है, और इन्होंने ही राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम और विजय सिंह पथिक इस पुस्तिका का क्या किया, विमोचन किया। और विजय सिंह पथिक के बारे में तो मेरे हिसाब से राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है विजय सिंह पथिक के बारे में सारी जानकारियां, चाहे वो बिजोलिया का किसान आंदोलन हो, चाहे वो बेंगू का किसान आंदोलन हो, किस प्रकार किसान आंदोलनों के माध्यम से जो हमारे
अत्याचार करने वाले ठाकुर थे या जो सामंत थे उनके खिलाफ आवाज उठाई और उसके बाद में एक समग्र आक्रोश के रूप में इस देश के अलग अलग हिस्सों में स्वतंत्र सरकारें बनाने का गठन हो, चाहे इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई हो, उन सब में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा आपका बी.डी. कल्ला इसका सही जवाब होगा। बी.डी. कल्ला जी ने क्या किया है, हाल ही में कहां पर, बीकानेर में इस पुस्तिका का विमोचन किया है। तो सही जवाब आपको मिल गया। अब चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने जरा देखिएगा क्या है। हाल ही में शिक्षा विभाग राजस्थान ने डिटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम के तहत किसके साथ समझौता किया है। शिक्षा विभाग जो है वो बच्चों के ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने हाल ही में राजस्थान में डिटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन एक प्रोग्राम चला रखा है। ठीक है, क्या है, डिटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम। इसके तहत किस एजेंसी के साथ राजस्थान सरकार ने समझौता किया है इस पूरे कार्यक्रम को बच्चों के सैनिटाइजेशन से संबंधित लेकर के। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए जरा बताइएगा क्या है इसका सही जवाब। वेरी गुड, यहां पर है रेकिट बेनकाइजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एचटीएमएल प्राइवेट कंपनी या ए व बी दोनों या नन ऑफ दीज। तो इसमें सही जवाब जो है वो आपका है रेकिट बेनकाइजर प्राइवेट लिमिटेड। क्या है, यहां पर इसका सही जवाब है रेकिट बेनकाइजर प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसके साथ सरकार ने क्या किया है, हाल ही में समझौता किया है। तो इसका सही जवाब ना तो सी है और ना डी है, जो कि सबसे ज्यादा जवाब आ रहे हैं। सही जवाब इसका है रेकिट बेनकाइजर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उस कंपनी के साथ राजस्थान शिक्षा विभाग ने एक समझौता किया है। और राजस्थान सरकार कौन सा प्रोग्राम चला रही है, राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है डिटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम, उसके साथ ऐसा किया गया है। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए नेक्स्ट सवाल जरा अगला देखिए आपके सामने क्या है, अगले सवाल पर बातचीत करें। ये रहा नेक्स्ट सवाल। राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन राज्य में कहां किया जाएगा। साइकिलिंग प्रतियोगिता है, राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियनशिप 2021 है, इसका आयोजन राजस्थान में कहां किया जाना है। और हमारे जो आंजना साहब हैं, ठीक है, आंजना, या इन्होंने क्या कहा है पता है, अधिकारियों से यह निर्देश दिया कि दिसंबर तक, हर हाल में 15 दिसंबर तक क्या किया जाना चाहिए, इस प्रतियोगिता के संबंध में जो भी तैयारियां हैं उसको समय रहते क्या कर लिया जाए, आप पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, उदय आंजना जी है, हमारे युवा एवं खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं वो। राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा, तो इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। कहां पर, जयपुर में इसका आयोजन किया जाना है। ठीक है, हाँ जी, नमस्कार। अगले सवाल पर देखिएगा तो जरूर ध्यान रखिए, राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां किया जाना है, तो जयपुर में अभी हाल ही में इसका आयोजन होने वाला है। अगला सवाल, अनबीटेबल सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ सेटेबल पाल्सी पुस्तक के लेखक इनमें से कौन से हैं। अनबीटेबल सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ सेटेबल पाल्सी पुस्तक के लेखक कौन है, इसके बारे में अभी आपको एक इमेज दिखाता हूं पहले, तब आपको इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा, शायद मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा। ये देखिए आपके सामने ये इमेज जो मैं रख रहा हूं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और इसमें यहां पर आपको इनका नाम भी मिल जाएगा, इस पुस्तक के लेखक कौन है। सेरेबल पाल्सी के विषय पर लिखी गई एक पुस्तक जो है वो सीकी शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र को हाल ही में क्या की है, भेंट की है। ये एक पाल्सी, सेरेबल पाल्सी जो है वो एक बीमारी है भैया, एक रोग है ये वाला। ठीक है, राइटर है इसकी सीकी शर्मा, इन्होंने लिखी है पुस्तक अनबीटेबल सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ सेरेबल पाल्सी की प्रति राजस्थान के राज्यपाल को अभी इन्होंने भेंट की है। और ये सेरेबल पाल्सी जो है वो क्या है, परिवार के संघर्ष की सत्य घटनाओं को दर्शाया गया है इस पुस्तक में। सेरेबल पाल्सी देश की एक बड़ी समस्या है, वर्तमान में लगभग इसमें 5 लाख बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हैं। और इसी पुस्तक में सहयोग करने वाले हैं वरिष्ठ चिकित्सक जो डॉक्टर अनिल जैन है। सेरेबल पाल्सी से पीड़ित तपस्वी शर्मा भी लेखिका सीखी के साथ है। और सीखी ने बताया कि पुस्तक के लेखन में अनिल जैन और वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. गुप्ता का मार्गदर्शन रहा है। इस प्रकार ये जो व्यक्ति आपको नजर आ रहा है, न तो इसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, प्लस ना तो इसकी मानसिक स्थिति सही होती है और ना शारीरिक स्थिति सही होती है। इस प्रकार का एक रोग है जिसका नाम क्या है, सेरेबल पाल्सी नाम है इसका। सेरेबल पाल्सी एक रोग है और पूरी वर्तमान में लगभग 5 लाख बच्चे जो हैं
इस बीमारी से क्या है, ग्रसित है। इस पर सीखी शर्मा द्वारा लिखी गई है एक क्या है, पुस्तक है। तो चलिए अगली बात अपन करें। यहां पर तो आपको अब सवाल का जवाब मेरे हिसाब से मिल गया होगा कि अनबीटेबल सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ सेरिबल पाल्सी, ठीक है, सेटेबल पाल्सी नहीं है, सेरिबल पाल्सी है। सेरिबल पाल्सी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसमें सही जवाब आपका हो गया सीखी शर्मा है। सीखी शर्मा ने भेंट किसको की पुस्तक, कलराज मिश्र को। सहयोग किसका रहा है, डॉक्टर अनिल जैन, इनका क्या रहा है इस पुस्तक में, सहयोग रहा है। डॉक्टर अनिल जैन और आर के गुप्ता का इसमें सहयोग रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आपसे बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, नीति आयोग द्वारा जारी अभी हाल ही के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो आप रटे बैठे हो कि राजस्थान का इसमें 8वां स्थान है। और अगर बात की जाए कि राजस्थान का इस गरीबी सूचकांक में तो 8वां स्थान है, जारी किसने किया इसको, नीति आयोग ने जारी किया है। राजस्थान में सबसे गरीब जिले की अगर बात की जाए तो राजस्थान का बाड़मेर जो जिला है, उस बाड़मेर जिले का नाम आता है गरीबी के मामले में। तो ये बात भी हमें क्या करनी है, थोड़ी याद रखनी है। प्लस अभी नशाखोरी को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई, नशाखोरी को लेकर रिपोर्ट जारी की, उसमें कहा कि नशा लेकर आत्महत्या करने वाले लोगों का आंकड़ा भी लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसमें भी राजस्थान का 8वां स्थान है। तो चलो अगले सवाल पर बात करें। अगला सवाल क्या है, हाल ही में राज्य के किस किसान को प्रगतिशील डेयरी किसान के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। राजस्थान के ऐसे किसान का नाम आपको बताना है जिसको हाल ही में सम्मानित होने का क्या मिल चुका है, अवसर प्राप्त हो चुका है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो अभी हमने मनाया, उसमें प्रगतिशील डेयरी किसान के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने का अवसर किसको प्राप्त हुआ था, आपको यह बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए, फटाफट आपको जवाब मिल ही गया होगा मेरे हिसाब से। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा, सुरेंद्र अवाना इसका सही जवाब। सबसे गरीब है और सबसे अधिक अमीर जो है वो, ठीक बात है। चलो यहां इसका सही जवाब क्या है, सुभाष अवाना नहीं है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या था, सुरेंद्र अवाना इसका सही जवाब है। राज्य में हाल ही में किस किसान को प्रगतिशील डेयरी किसान के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो मिला है पुरस्कार, प्रगतिशील किसान का पुरस्कार इन्हें दिया गया है। किसका, प्रगतिशील किसान का पुरस्कार जो है वो अभी हाल ही में पुरस्कृत किया गया। किस अवसर पर, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो हमने मनाया, मिल्क डे जो मनाया, उस पर सुरेंद्र अवाना जी को यह पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है, हाल ही में राज्य के किस किसान को सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के रूप में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। हालांकि दोनों ही किसान जो है, सुरेंद्र अवाना जी और इनमें से जो ऑप्शन सही है, उन दोनों को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया। एक को तो बढ़िया काम करने के लिए, किसके लिए, यहां पर देखिएगा प्रगतिशील डेयरी किसान के लिए, यानी डेयरी क्षेत्र में बढ़िया काम करने के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया। एक को सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका नाम आपको बताना है, क्या रमेश बागड़ा है, क्या राजेश बागड़ा, रविंद्र बागड़ा, विजेंद्र बागड़ा। बताइए सही जवाब इसमें क्या होगा। तो आप एकदम सही जवाब दे पा रहे हैं, आपका जवाब भी एकदम सही है। राजेश बागड़ा इसका सही जवाब है। क्या है, राजेश बागड़ा इसका सही जवाब है, रमेश बागड़ा नहीं है, ध्यान रखना, राजेश बागड़ा इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा है। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, विजय कुमार, भावेश शेखावत, अनीश भानवाल और विजय वीर सिंधु। तो हाल ही में इस प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है, ये जरा आपको बताना है, ठीक है। तो ये आयोजन कहाँ हुआ, तो राजस्थान के जयपुर में, राजस्थान के कहां पर, राजस्थान के जयपुर में, राजस्थान के कहां पर, जयपुर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, ठीक है। राजपूत शूटिंग रेंज आप लोग उसे कहते हो, या फिर करनी सिंह शूटिंग रेंज जिसे कहा जाता है। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का राजस्थान के जयपुर में आयोजन हुआ, उसमें भावेश शेखावत जो है, ठीक है, क्या है, भावेश शेखावत राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। भावेश शेखावत राजस्थान के हैं, इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। अगला सवाल जरा देखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में 26वीं रोड नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप जीती है। राजस्थान ने 26वीं रोड नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप जीती। इसका आयोजन कहां किया गया, ये ऊपर वाली बात जरूर याद रखना। राजस्थान ने लंबे समय बाद इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर इसे अपने आप को विजयी
घोषित किया। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? क्या है? इस चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान ने 26वीं रोड नेशनल साइकिलिंग राष्ट्रीय नेशनल साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में होने वाला है थोड़े दिन बाद, लेकिन ये क्या है? 26वीं रोड नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप है। इसका आयोजन कहां किया गया? जयपुर राजस्थान में अभी हाल ही में राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा, राष्ट्रीय प्रतियोगिता का। ठीक है, तो आप सबका एकदम सही जवाब है। इसका सही जवाब है कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा दोस्तों देखो, सवाल ज्यादा इसलिए फटाफट कराने पड़ेंगे वरना पूरे नहीं होंगे। राजस्थान में राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? राजस्थान में राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया, यह आपको बताना है। तो कराटे चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया था अभी हाल ही में, आपको पता होगा। ये इसका सही जवाब क्या होगा? जयपुर होगा। राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान में कहां किया जा रहा है? तो जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है, कोटा में नहीं, अजमेर में नहीं और जोधपुर में भी नहीं किया जा रहा। अगला सवाल राजस्थान के संबंध में ये देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ज्योतिबा फुले जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ज्योतिबा फुले ने 1873 में महाराष्ट्र में इनमें से किसकी स्थापना की थी? तो आप लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से जानते भी हैं और आप इसका फटाफट जवाब देने में सक्षम भी हैं। तो फटाफट इसका जवाब दे दीजिएगा कि क्या होगा इसका सही जवाब। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो सत्यशोधक समाज के प्रवर्तक या उनके संस्थापक जो है वो ज्योतिबा फुले हैं। इनमें बड़ी श्रद्धा रखते हैं और हमेशा से ही इनकी जब भी जयंती आती है तो उस पर प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है और अभी हाल ही में भी ऐसा ही किया गया। तो राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ज्योतिबा फुले जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ज्योतिबा फुले और इनकी जो पत्नी थी, इन दोनों ने अन्याय के खिलाफ, समाज में होने वाले भेदभाव, ऊंच नीच के खिलाफ आवाज उठाई थी और इसको लेकर के इन्होंने 1873 में महाराष्ट्र में क्या किया था आपको पता है? एक स्थापना की थी, किसकी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी इन्होंने। किसकी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय का संबंध किससे है? राजा राम मोहन राय का संबंध जो है वो ब्रह्म समाज से, ये ध्यान रखना। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती जो है इनका संबंध है, हर परीक्षा में सवाल आ रहा है इन दोनों से। दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय, दो राजस्थान की दृष्टि से देखो या देश भर की दृष्टि से देखो, इसके साथ एक नाम स्वामी विवेकानंद का और जोड़ देता हूं मैं, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मठ की क्या की थी? स्थापना, रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना की थी। ये राजस्थान के हिसाब से भी देख लो चाहे देश के हिसाब से भी देख लो, जो समाज सुधारक आंदोलन है उन समाज सुधारकों में इनके सही नाम है। ठीक है, इनके सबसे बड़े नाम है। चलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसका सही जवाब क्या था? सत्यशोधक समाज इसका सही जवाब है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला आत्मारंग पांडुरंग, और इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है, गोविंद रानाडे का नाम है, आत्मारंग पांडुरंग है, ये सब भी इनके साथ है। ठीक है, हाँ जी। हाल ही में आरपीएससी के नए भवन का शिलान्यास, ग्रीवेंस पोर्टल और नई नियमावली का विमोचन किसके द्वारा किया गया? हाल ही में आरपीएससी के नए भवन और नियमावली और ग्रीवेंस पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। यह विमोचन किसके द्वारा किया गया? पहली बात तो यह ध्यान रखना, आरपीएससी का मुख्यालय है कहां पर? तो अजमेर में है, ध्यान रखना। आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर की घुघरा घाटी में है, यह ध्यान रखना, घुंगरू घाटी कहते हैं वैसे उसे। शिलान्यास, ग्रीवेंस पोर्टल और नई नियमावली का विमोचन किसने किया हाल ही में? तो बीडी कल्ला जी शिक्षा मंत्री है, इन्होंने नहीं किया। जाहिदा खान शिक्षा राज्य मंत्री है, इन्होंने भी नहीं किया। शकुंतला रावत जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए, उद्योग मंत्रालय के मंत्री सारे रट लेना, पक्का सवाल आएगा, ध्यान से सुन लो चाहिए। उद्योग मंत्रालय इनके पास है, प्लस इनके पास देवस्थान विभाग जो है वो शकुंतला जी के पास है। तो इसका सही जवाब जो है वो अशोक गहलोत जी है और इन्होंने ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन यानी वर्चुअल माध्यम से इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। तो इसका सही जवाब क्या है? अशोक गहलोत है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा मेरे दोस्तों देखिए क्या है आपके सामने। राज्यपाल कलराज मिश्र को परमेष्ठी सम्मान किस विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में दिया गया? तो हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी को हाल ही में परिमेष्ठी सम्मान जो है वो किस विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने नहीं दिया, राजस्थान विश्वविद्यालय ने नहीं दिया,
जेएनयू ने नहीं दिया, इसका सही जवाब है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे बनारस यानी बीएचयू के नाम से भी जिसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मदन मोहन मालवीय जो है इनका नाम प्रमुखता से आता है। प्लस इसी के साथ साथ एनी बिसेंट ने भी इसमें सहयोग किया था, एनी बिसेंट जो है उसने भी सहयोग किया। प्लस समाज के हर वर्ग ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका सही जवाब है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा आपका क्या है। हाल ही में राजस्व मंत्री बने रामलाल जाट किस जिले की डेयरी के चेयरमैन पद पर रहे हैं, जिस चेयरमैन पद से उसको इस्तीफा देना पड़ा, ऐसे किस जिले के जो है वो डेयरी विभाग के। तो आपको ये अगर पता है कि रामलाल जाट का संबंध किस जिले से, तो भी संबंध में आ जाएगा। रामलाल जाट को हाल ही में कौन सा मंत्री बनाया गया, ये भी रट लेना भैया, राजस्व मंत्री इनको बनाया गया है। ठीक है, आपने मांडल का नाम सुना होगा, ठीक है, किसका नाम, मांडल का नाम सुना होगा। मांडल विधानसभा क्षेत्र जो है वहां से आते हैं रामलाल जाट साहब। किस जिले की डेयरी के चेयरमैन पद पर, तो भीलवाड़ा जो जिला है, उस भीलवाड़ा जिले की जो आपकी मांडल है, मांडल विधानसभा क्षेत्र, वहां से आते हैं। और हाल ही में इन्हें अपने पद से क्या करना पड़ा, इस पद से इस्तीफा इनको देना पड़ा। तो मेरे हिसाब से आपको भीलवाड़ा समझ में आ गया होगा, भीलवाड़ा से संबंधित है कौन। और अलवर से अगर बात की जाए तो टीकाराम जूली वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, टीकाराम जूली, यहां लिख देता हूं, टीकाराम जूली जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय इनके पास है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय इनके पास है। और अलवर ग्रामीण से ये विधायक है, कहां से, अलवर ग्रामीण से ये विधायक है वर्तमान में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ जी, चलिएगा अगले बात करें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है मेरे दोस्तों। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों को भर्ती तथा पदोन्नति में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब है, दिव्यांगों को पहले से 3% आरक्षण दिया जा रहा था। अब मुख्यमंत्री ने कहा भाई इनको 3% नहीं, इनको 4% आरक्षण देंगे। और वो भी ध्यान रखना किस किस में, एक तो इनको पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा, किसमें, पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। प्लस सीधी भर्ती जो होगी, क्या होगी, सीधी भर्ती जो परीक्षाएं होती है, उन सीधी भर्ती परीक्षाओं में भी इनको सीधा आरक्षण दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 4% आपका सही जवाब होगा। ये पदोन्नति में भी होगा और सीधी भर्ती अगर है तो सीधी भर्ती में भी इनको क्या दिया जाएगा, दिव्यांगों को 4% आरक्षण प्रदान किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बैक टू वर्क योजना राज्य सरकार किन के लिए शुरू करने जा रही है। बैक टू होम है, ये क्या है, बैक टू वर्क है, बैक टू वर्क है, यानी जिन महिलाओं ने किसी कारणवश से, शादी होने की वजह से, बच्चे होने की वजह से या किसी वजह से अपना जो नौकरी पर जाती थी वो नौकरी छोड़ दी है, तो राज्य सरकार ये कह रही है कि हम निजी लोगों के सहयोग से और सरकार के सहयोग से क्या करने चाह रहे हैं, उनको वापस काम पर आने के लिए क्या करने वाले हैं, सहमत करने वाले हैं। तो आपको यह बताना है कि ऐसा करने जा रही सरकार जो है वो किन के लिए कर रही है। तो रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए नहीं कर रही है, तो हड़ताल पर बैठे, रिटायर्ड सैनिकों के लिए भी नहीं कर रही है, नौकरी छोड़ चुकी कामकाजी महिलाओं के लिए सरकार ऐसा करना चाह रही है, रिटायर अध्यापकों को भी नहीं बुला रही सरकार। तो नौकरी छोड़ चुकी कामकाजी महिलाएं जो है इनको वापस काम दिलाने के लिए या नौकरी पर वापस लाने के लिए बैक टू वर्क योजना सरकार जो है वो चला रही है। ठीक है, चलो जी अगला सवाल आपके सामने रख रहे हैं, जरा देखिए क्या है। बैक टू वर्क योजना के तहत राज्य सरकार ने आगामी 3 वर्ष में कितनी महिलाओं को नौकरी पुनः दिलाने का लक्ष्य रखा है। तो सरकार आगामी कितने वर्ष तक, 3 वर्ष में सरकार कह रही है 3 वर्ष के दौरान हम 15,000 महिलाओं को वापस ऐसा बैक टू वर्क जो है, बैक टू वर्क जो है इसके माध्यम से उनको क्या करेंगे, जोड़ने वाले हैं। तो बैक टू वर्क के माध्यम से 3 साल में 15,000 महिलाओं को वापस जो है लौटाएंगे, हम वापस काम पर बुलाएंगे, ऐसा सरकार ने कहा है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए दोस्तों क्या है। राज्य में जीरा प्रोसेसिंग इकाई कहां लगाई जा रही है, यह भी आपको बता दिया कि किसानों को जीरे की अच्छी पैदावार होने के बावजूद भी सही पैसा नहीं मिल पाता, क्योंकि किसानों के पास ऐसे संसाधन नहीं है जिनके माध्यम से अच्छी पैकेजिंग हो सके, उसकी अच्छी छंटनी हो सके, उसके बाद अच्छा किस्म का जो है वो अलग से, मीडियम का अलग से और लो कैटेगरी का जो जीरा है उसको अलग किया जा सके।
अब सरकार जीरा की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है, तो किसान सीधे खेत से इस जीरा प्रोसेसिंग यूनिट में अपना लाएंगे और क्या करेंगे, अच्छी पैकेजिंग, अच्छी छंटनी, अच्छी सब तरीके की किस्म उसमें तैयार हो सकेगी अलग से, तो उसकी कीमत बढ़ेगी। इसके माध्यम से ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसी प्रोसेसिंग इकाई कहां लगाई जा रही है, राजस्थान के बाड़मेर में ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है। और सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात की जाए तो यह परीक्षा में सवाल आ चुका है, राजस्थान के जालोर में जीरा उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। रीट परीक्षा लेवल प्रथम, रीट लेवल प्रथम में अभी अभी यह सवाल पूछा जा चुका है कि बताइए भैया राजस्थान में जीरा उत्पादन के लिए कौन सा जो जिला है वो सबसे ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लगाए गए चिरंजीवी मित्रों की सेवाओं को मुख्यमंत्री ने कब तक बढ़ा दिया है। जो चिरंजीवी मित्र लगाए हैं सरकार ने, उनको सरकार ने कहा है आपके एक तो मोबाइल के लिए हम 500 रुपए खर्चा देंगे। कितने रुपए आपको, 500 रुपए खर्चा देंगे। प्लस अगर निजी हॉस्पिटल वाला भी इन मित्रों को अगर रखना चाहता है तो उनको भी हम सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, ऐसे मित्र उनको उपलब्ध करवाएंगे। तो अब बताना है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लगाए गए चिरंजीवी मित्रों की सेवाओं को मुख्यमंत्री ने कब तक बढ़ाया, 31 जनवरी 2022, 31 मार्च 2022 तक, या फिर 30 अप्रैल 2022 तक, या 31 मई 2022 तक। कब तक की इनकी सेवाएं सरकार और लेने वाली है, कब तक सरकार चाहती है कि ये लगातार काम पर आते रहें, तो ऐसा कब तक किया जाएगा आपको यह बताना है। बता दो भैया फटाफट, सवाल बहुत हैं, जल्दी जल्दी आप लोग सवालों के जवाब दीजिएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को इसका जवाब आता है कि 31 मार्च 2022 जो है, 31 मार्च 2022 तक सरकार क्या करने वाली है, इनकी सेवाओं को बढ़ा दे रही है, क्योंकि सेवाएं इनकी समाप्त हो रही थी दिसंबर 2021 में, लेकिन सरकार ने अब 31 मार्च 2022 तक इनकी सेवाओं को बढ़ा दिया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला क्या है। हाँ, चिरंजीवी योजना 1 मई 2021 को शुरू की गई, ये डेट याद कर रखनी है। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 को लेकर के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के नेतृत्व में रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें 78,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। तो यह रोड शो का आयोजन कहां किया गया, तो देखो अगर ये डाटा 78,000 करोड़, ये लाइन नहीं लिखी आती ना यहां कि ये कहां किया गया, तब इसके जवाब में 3-4 उत्तर सही हो जाते। दिल्ली भी सही हो जाता, मुंबई भी सही हो जाता और अहमदाबाद भी सही हो जाता, क्योंकि हाल ही में इन तीनों जगह रोड शो का आयोजन सरकार कर चुकी है। क्या कर चुकी है, तीनों जगह रोड शो का आयोजन सरकार कर चुकी है। तो मेरे हिसाब से अब आपको बात समझ में आ गई। 78,000 लिखा हुआ है तब तो दिल्ली जवाब ही सही होगा, लेकिन ये इतनी लाइन नहीं लिखी हो कि इन्वेस्ट राजस्थान 2022 को लेकर के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के नेतृत्व में रोड शो का आयोजन कहां किया गया। तो देखिए अहमदाबाद जो आयोजन हुआ उसमें वर्तमान में हमारे चिकित्सा मंत्री जो है, वर्तमान में हमारे चिकित्सा मंत्री मीणा साहब जो है, उनके नेतृत्व में भी अहमदाबाद में कार्यक्रम आयोजित हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई में किसके नेतृत्व में, उद्योग मंत्री के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। अहमदाबाद में पहले ही जब मीणा जी उद्योग मंत्री थे उस समय ही अहमदाबाद में आयोजित हो चुका था। ठीक है, प्रसादी लाल जी मीणा जो है जिस समय थे, क्या थे, प्रसादी लिख देता हूं यहां, प्रसादी लेने मीणा जी कहां गए, अहमदाबाद गए। वर्तमान में चिकित्सा मंत्री हैं, लेकिन जब ये उद्योग मंत्री थे उस समय अहमदाबाद में आयोजित हो चुका था। अब 2 जगह नई दिल्ली और मुंबई में भी आयोजित हो चुका है, यानी अब इनमें तीनों जगह हो चुका है, लेकिन 78,000 दे तो दिल्ली सही होगा। चलो अगला सवाल देखो, और इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन राजस्थान में जनवरी 2022 में किया जाएगा, ये बात परीक्षा में आएगी। चलो नेक्स्ट सवाल जरा देखो क्या है। अगला सवाल आपके सामने, आरपीएससी अध्यक्ष भूपेंद्र यादव के सेवानिवृत्त होने पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसे आरपीएससी का प्रभार दिया है। तो देखो आरपीएससी के अध्यक्ष का अपॉइंट करना तो कलराज मिश्र जी के हाथ में है, लेकिन इनको हटाना हाथ में नहीं है, ये ध्यान रखना भैया। क्या करना, हटाना हाथ में नहीं है। हटाना किसको, स्थायी अध्यक्ष को हटाना। स्थायी अध्यक्ष या फिर क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, इनको हटाना किसके हाथ में नहीं है, राज्य के हाथ में नहीं है, यानी राज्यपाल के हाथ में नहीं है, ये राष्ट्रपति के हाथ में है। तो शिव सिंह राठौड़ साहब जो हैं ये सदस्य हैं वर्तमान में आरपीएससी के, लेकिन इनको अध्यक्ष का क्या दिया गया, प्रभार दिया गया है। मंजू शर्मा है, अमृता कौर है, बाबूलाल कटारा है, ये सब आरपीएससी के क्या है, मेंबर हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, क्या है, आरपीएससी के मेंबर हैं। तो इसका सही जवाब मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगला सवाल देखिए, आरपीएससी में 1+ यानी टोटल 7 मेंबर्स होते हैं। फागी छतरपुर के अलावा राज्य में बायोमास पावर प्रोजेक्ट कहां लगाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है राजस्थान के लिहाज से। फागी जयपुर जो है वहां पर
और छतरपुर बीकानेर के अलावा राज्य में बायोमास पावर प्रोजेक्ट कहां लगाए जाएंगे? तो टोटल 4 बायोमास पावर प्लांट राजस्थान में लगाए जाने हैं। एक आपका फागी जयपुर में है, एक छतरपुर बीकानेर में, एक नोखा बीकानेर में और एक मालासर जो है चूरू में है। तो ये ए व बी दोनों इसके सही जवाब है। राजस्थान में अब 4 बायोमास संयंत्र हो जाएंगे, ध्यान रखना। पावर प्रोजेक्ट, पहला फागी जयपुर, दूसरा छतरपुर बीकानेर, तीसरा नोखा बीकानेर और चौथा मालासर चूरू। ये 4 बायोमास पावर प्लांट आपको बहुत अच्छे ढंग से रट लेने हैं, परीक्षा में सवाल बनेगा। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल है, ट्विटर के सीईओ बनने वाले पराग अग्रवाल का जन्म कहां हुआ? तो आज ही बताया भैया कि पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बन चुके हैं। इनका जन्म राजस्थान में कहां हुआ है? मुंबई में तो राजस्थान नहीं है, ठीक है। अच्छा, ट्विटर के सीईओ बनने वाले पराग अग्रवाल का जन्म कहां हुआ है? तो नागपुर में भी नहीं हुआ, जयपुर में भी नहीं हुआ। इनका जन्म कहां हुआ है? अजमेर में जन्म हुआ है इनका। अजमेर से संबंध है पराग अग्रवाल का। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहां पर है, सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस की परेड का आयोजन 5 दिसंबर को कहां किया जाएगा? किया जाएगा नहीं, अब हो गया आयोजन। तो कहां किया गया हो गया अब ये, ठीक है। 57वां स्थापना दिवस बीएसएफ का मनाएगा। किस दिन मनाएगा? सीमा सुरक्षा बल का 1 तारीख को मनाया गया था, 1 दिसंबर को, लेकिन परेड का आयोजन हुआ 5 दिसंबर को। और यह राजस्थान का जो बॉर्डर वाला एरिया है, इस बॉर्डर वाले एरिया की सुरक्षा का काम बीएसएफ करता है। तो अभी हाल ही में परेड का आयोजन कहां किया गया? जैसलमेर में किया गया। परेड का नेतृत्व किसने किया, यानी सलामी किसने ली? तो देश के गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वो राजस्थान के दौरे पर आए। उन्होंने ये जो सीमा है, इस सीमा का क्या किया? अवलोकन किया। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर इस सीमा से सटे हुए इलाके हैं और जैसलमेर में इस परेड का निरीक्षण इन्होंने किया अभी हाल ही में। तो चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2020-21 के अंतर्गत राजस्थान के 4 जिलों में कितनी राशि खर्च की गई? तो देखो भैया, मैंने बार बार पढ़ाया, ये सवाल परीक्षा में आ चुका है। यहाँ गंगानगर है मान लो, यहाँ बीकानेर है, यहाँ आपका क्या है भैया? जैसलमेर है और यहाँ आपका बाड़मेर है। ये आपका गंगानगर, ये आपका बीकानेर और ये आपका जैसलमेर और ये आपका बाड़मेर है। ये 4 जिले जो है, यहां पर देश का जो गृह मंत्रालय, अभी गृह मंत्री आके गए हैं, इसका मतलब आप अंदाजा लगा लीजिएगा। गृह मंत्रालय के अधीन जो है वो यहां इन बॉर्डर वाले इलाकों के विकास के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसका नाम है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। ये 1993 से चल रहा है, 1993 से यह कार्यक्रम चल रहा है। और इस वर्ष आपसे पूछा है कि इस वर्ष कितनी राशि इस पर खर्च की गई? तो इस पर राशि खर्च की गई 160 करोड़ रुपए की राशि। जो अभी भी 150 करोड़ रुपए की राशि का जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब उन लोगों ने मेरी बातें ध्यान से सुनी नहीं है। मैं 3 बार इस सवाल को पढ़ा चुका हूं, एक बार ही नहीं। 160 करोड़ रुपए इसका सही जवाब है, 150 करोड़ रुपए गलत जवाब है। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है। यहां पर अगला सवाल है, राज्य में 90% से अधिक कोविड-19 वैक्सीनेशन वाले जिलों का सही क्रम क्या है? राजस्थान में ऐसे सही जहां पर 90% से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है वो कौन सा है? जहां 100% हो चुका है राजस्थान का, वो एकमात्र जिला जो है उसका नाम क्या है? प्रतापगढ़ है, ये तो रट लेना है। इसके अलावा हनुमानगढ़ है, जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू है और अजमेर है। ये जिले हैं राजस्थान के जहां पर 90% से ऊपर क्या हो चुका है? वैक्सीनेशन का काम हो चुका है मेरे दोस्तों। प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अजमेर। क्रम भी है, सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में, उसके बाद हनुमानगढ़ में, उसके बाद जयपुर में, उसके बाद सीकर में, उसके बाद झुंझुनू में और उसके बाद अजमेर में। ये बढ़ते से घटता क्रम आपके सामने लिखा गया जहां वैक्सीनेशन का काम हो चुका है 90% से ऊपर। तो ये ध्यान रखना। हालांकि इसमें एक ऑप्शन और भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही इसका सटीक उत्तर जो है वो ए नंबर ऑप्शन है, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन इसमें भी देखो प्रतापगढ़ आ रहा है, जयपुर आ रहा है, सीकर आ रहा है, झुंझुनू आ रहा है। तो बात तो ये भी सही है, लेकिन सबसे 100% सही है। इसमें मैं एक और ऑप्शन दे दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला क्या है आपके सामने? नो ड्यूटी इफ नो वैक्सीनेटेड, यानी अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो आपकी सेवाओं की हमें जरूरत नहीं है। नो ड्यूटी इफ नॉट वैक्सीनेटेड, इस मुहिम की शुरुआत कहां से की गई है? तो देखिएगा, इसकी शुरुआत की गई है कोटा रेल मंडल से। कहां से? कोटा रेल मंडल से इसकी शुरुआत हाल ही में की गई है। इस बात को आप ध्यान रखना है। क्या है? सबसे
हाँ जी, यहाँ है कोटा रेल मंडल द्वारा नो ड्यूटी इफ नॉट वैक्सीनेटेड पहल की शुरुआत अभी की गई है। देखिए मैं एक बात आपको और बताना चाह रहा हूं, ये कोटा रेल का जो मुख्यालय है यानी कोटा रेलवे स्टेशन जो है, कोटा रेलवे स्टेशन है, इसके अलावा आपका जयपुर का रेलवे स्टेशन है, इसके अलावा आपका उदयपुर का रेलवे स्टेशन है। इन रेलवे स्टेशनों को अभी हाल ही में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन की सुविधाएं यहां उपलब्ध होगी, यानी 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं यहां पर क्या रहेगी? आपके लिए उपलब्ध रहेगी। राजस्थान के कौन कौन से? जयपुर है, उदयपुर है और आपका कोटा रेलवे जो है, यहाँ के मुख्यालय जो है, रेलवे स्टेशन जो है, इनको विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में अभी हाल ही में क्या किया जाएगा? तब्दील किया जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान में आयोजित होने वाले ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए सर्वाधिक पंजीयन कराने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? अभी हाल ही में राजस्थान में आपको पता होगा कई जगह चल रहे हैं, कई जगह आयोजित होने वाले हैं ग्रामीण ओलंपिक खेल राजस्थान में, और ऐसा करने वाला देश भर का पहला आपका राज्य अगर कोई पूछे आपसे जहां ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन हो रहा है, ऐसा पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य जहां की विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन किया गया, बाल सत्र का विधानसभा में आयोजन किया गया, ऐसा पूरे देश का राजस्थान क्या है? पहला राज्य है। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा? नागौर होगा। नागौर में लाखों की संख्या में लोगों ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए क्या करवाए हैं? रजिस्ट्रेशन करवाए, यानी बूढ़े बूढ़े लोग जो है उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन इसमें करवा दिया खेलने के लिए। चलिए, राजस्थान में राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? ये तो सवाल आपको अभी थोड़ी देर पहले कराया था। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अभी आपको यह सवाल कराया जा चुका है कि कराटे प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान में हाल ही में कहां किया गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी को कि कराटे प्रतियोगिता का आयोजन हाल ही में राजस्थान में कहां पर किया गया। अभी अभी आपको ये सवाल कराया है, राजस्थान में कराटे प्रतियोगिता वाला सवाल रिपीट हुआ है, जयपुर में इसका आयोजन। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा, अगला क्या है? राज्य में पहली किसान स्पेशल ट्रेन असम के बाईहाटा के लिए राज्य के किस जिले से शुरू होकर गई थी? तो राजस्थान से बाईहाटा के लिए, राजस्थान की पहली किसान रेल है, देश की पहली नहीं है, यह राज्य की पहली किसान ट्रेन है जो राजस्थान से लेकर कहां गई? असम गई। असम का एक बाईहाटा रेलवे स्टेशन है, वहां पहुंची और लेकर क्या गई भाई साहब? प्याज लेकर गई, और प्याज रास्ते में क्या हो गए? खराब हो गई, इतनी लेट हो गई ट्रेन। तो ये बताइए कहां से, राजस्थान के कहां से गई? जयपुर से नहीं गई साहब, जोधपुर से भी नहीं गई, बीकानेर से भी नहीं गई, ये कहां से गई? अलवर से लेकर के असम के बीच में राज्य की पहली किसान स्पेशल ट्रेन शुरू की गई। तो आपका सही जवाब आ चुका है, अलवर से लेकर कहां गई है? असम के बाईहाटा तक पहुंची ये स्पेशल ट्रेन। अगला सवाल देखिए क्या है, रिवाइज कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ आप जवाब के बारे में अगर अवगत हैं तो वो घटना के बारे में संबंधित आपको बात याद आ जाएगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में हाल ही में कितने नए पैकेज को जोड़ा गया है? तो मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि 1 मई को हमने जो योजना शुरू की थी, 1 मई 2021 को, 1 मई 2021 को हमने जो योजना शुरू की थी लोगों को क्या क्या लाभ पहुंचाने के लिए, यानी 4.5 लाख रुपए तो हम एक तरफ देने वाले हैं, 50,000 रुपए जो है हम इनको सहायता मुहैया कराएंगे सामान्य बीमारियों में। हमने विभिन्न प्रकार के पैकेज इसमें शामिल कर रखे हैं, उसमें चाहे आपका म्यूकोरोमाइकोसिस हो, माइकोसिस हो, ये क्या है? ब्लैक फंगस, येलो फंगस है, और ये ध्यान रखना फंगल से होने वाली बीमारी है, ये परीक्षा में आ चुका है, यानी फंगस से होने वाली बीमारी है, म्यूकोरोमाइकोसिस है। ये योजना थी, वो थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसमें हाल ही में कितने नए पैकेज जोड़े गए, यानी कितनी नई बीमारियों के संबंध में इलाज किया जाएगा? तो 15 नए पैकेज इसके अंतर्गत क्या कर दिए गए? हाल ही में जोड़ दिए गए। आप सबका एकदम बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है जरा देखो, प्रवासी पक्षी पेरेग्रीन फाल्कन को लेकर के कौन सी झील चर्चा में रही? ये प्रवासी पक्षी है पेरेग्रीन फाल्कन, जैसे अपना उल्लू होता है ना, उस तरीके का पक्षी होता है। क्या है? उल्लू के तरीके का पक्षी होता है, प्रवासी पक्षी है। इसकी जानबूझकर हत्या करने का प्रयास अभी हाल ही में कहां पर किया गया था? तो इसका किया गया था सांबर झील के नजदीक। ये मामला न्यूज़पेपर में चर्चा का रहा। इसके अलावा यहां पर आपको पता होना चाहिए बर्ड फ्लू जो है आपका, बर्ड फ्लू के भी कुछ बड़े मात्रा में केस यहां पर आए थे। आपका मारवाड़ का पूरा इलाका है, इसके अलावा सांबर झील के नजदीक भी। इसमें H5N1 आपको ध्यान रखना इस वायरस के कारण होता है, प्लस इसलिए पिछली बार
जो बोटुलिज्म की बीमारी थी, बोटुलिज्म उसकी वजह से बोटुलिज्म, एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी की वजह से भी आपकी सांबर झील खूब चर्चा में रही थी। 3 जिलों में फैली हुई है ये सांबर झील। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देश का सर्वाधिक नमक उत्पादन का काम जो झील करती है उस झील का नाम क्या है? सांबर झील है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत में यूट्यूब पर चौथे नंबर के टॉप क्रिएटर अमित कुमार का संबंध किससे है? यानी यूट्यूब पर विभिन्न प्रकार के क्रिएटिव वीडियो बनाने का काम जो करते हैं उसमें पूरे देश भर की जो नहीं पूरी दुनिया भर का यूट्यूब पर कंटेंट आता है उसको लेकर के चौथा नंबर जो जिनका रहा है, चौथे नंबर पर भारत में यूट्यूब पर चौथे नंबर के टॉप क्रिएटर जो रहे हैं वो अमित कुमार रहे हैं। अभी हाल ही में यूट्यूब ने ऐसी घोषणा की है। तो आपको ये बताना है कि इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? चूरू जिले से नहीं है, झुंझुनू जिले से नहीं है, सीकर जिले से नहीं है, इनका संबंध है राजस्थान के कहां से? अलवर जिले से इनका संबंध है। राजस्थान के किस जिले से? अलवर जिले से संबंधित है। अरे भाई क्या बात है, झुंझुनू थोड़ी है, इसका जवाब अलवर है। क्या है? अलवर सही जवाब है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। यहां पर है, उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ओपन थिएटर का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? उदयपुर में है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहां पर है? ये यहां पर है। इसके लिए विद्यालय में ओपन थिएटर का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? अशोक गहलोत जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया, उदयलाल आंजना जी ने नहीं किया। रामलाल जाट जो है वो हमारे राजस्व मंत्री है, ध्यान रखना भैया, राजस्व मंत्री है। प्लस मांडल विधानसभा क्षेत्र जो आपका ना कौन सा है? मांडल विधानसभा क्षेत्र भीलवाड़ा का, वहां से आते हैं, भीलवाड़ा से आते हैं। और अशोक चांदना जी इसका क्या है? सही जवाब है। अशोक चांदना जी ने हाल ही में इस ओपन थिएटर का क्या किया है? उद्घाटन किया है। अगला देखिए, अगला सवाल है, नीति आयोग द्वारा जारी की गई गरीबी सूचकांक में राजस्थान में सर्वाधिक गरीबी किस जिले की आंकी गई है? तो ये बात भी आपको मैंने बता दी कि नीति आयोग ने हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया। उसमें सर्वाधिक गरीब जो है वो राज्यों की कैटेगरी आपको बता दी, अच्छे राज्यों की कैटेगरी भी बता दी, और सर्वाधिक गरीब राजस्थान में जिला कौन सा है? तो उसका नाम बाड़मेर है। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी सबसे खराब स्थिति है? उस जिले का नाम बाड़मेर है। ठीक है, हाँ जी, तो आप ध्यान रख लें, बाड़मेर इसका सही जवाब होगा। बाड़मेर, वेरी गुड, सबका सही जवाब आ गया है बाड़मेर। तो चलिए नेक्स्ट सवाल भी देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? क्योंकि सवालों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मैं फटाफट सीधे सवाल आपको रिवाइज करा रहा हूं। दिसंबर 2020 में आयोजित एशियाई युवा पैरा ओलंपिक खेल 2021 में भाग लेने वाली शालिनी का संबंध कहां से है? ये 2020 नहीं है, यहाँ 21 है। 2021 दिसंबर में आयोजित एशिया ही युवा पैरा ओलंपिक खेल 2021 में भाग लेने वाली शालिनी का संबंध किससे है? तो शालिनी दृष्टिबाधित है और 200 मीटर दौड़ जो है ना, 200 मीटर दौड़, उस 200 मीटर दौड़ से इनका क्या है? संबंध है, एथलेटिक्स में दौड़ से संबंधित है। और इन्होंने लंबे संघर्ष के बाद जो है वो कहां पर? बहरीन में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में भाग लिया। कहां पर आयोजित हो रही है ये प्रतियोगिता? बहरीन जो है वहां पर आयोजित हो रही है ये प्रतियोगिता। उत्तर पश्चिमी एशिया का देश है बहरीन, वहां पर आयोजित इस प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया। और रहने वाली कहां की है? तो कटराथल सीकर का जो है ना, कटराथल सीकर का, वहां की रहने वाली है यह बालिका, कटराथल सीकर की, जो महिला आंदोलन यानी किसान आंदोलन में जो है वो यहां से चर्चा का विषय बनी थी। खूब महिलाओं ने यहां पर क्या किया था? आंदोलन किया था, किसान आंदोलन में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट, अंजना देवी चौधरी के नेतृत्व में हजारों के आसपास महिलाओं ने इन्हें यहां पर किसान आंदोलन में भाग लिया। हाल ही में सरिस्का के बाघ गायब होने की जांच है तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के संबंध में सुझाव देने के लिए राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो राजस्थान में आरपीएससी में होने वाले जो काम है ना उनको सही समय पर संपन्न करवाया जाए, भर्तियों के संबंध में सही काम संपन्न हो, इसके लिए एमएल कुमावत समिति का गठन किया। शालिनी का संबंध अभी आपको बता दिया, दौड़ से है, बहरीन में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लिया। सुनीता नारायण का संबंध है नहीं, तो इसका सही जवाब क्या है? पुष्पेंद्र सिंह इसका सही जवाब है। पुष्पेंद्र सिंह की अध्यक्षता में
एक समिति का गठन किया है जो वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करें और बाघ जो गायब हो रहे हैं सरिस्का से उनकी जांच करने के लिए ऐसा किया गया है। राजस्थान में वर्तमान में 5 जो है वो टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखना है। चौथा टाइगर रिजर्व और देश का 52वां टाइगर रिजर्व है, देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। और वैसे राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व जो है वो आपका कौन सा है, वो आपका है बूंदी वाला, ठीक है, बूंदी वाला जो है वो आपका कौन सा है, ये वाला चौथा है। 5वां टाइगर रिजर्व राजस्थान का कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़, ये है रामगढ़ विषधारी के नाम से, रामगढ़ विषधारी के नाम से है। और ये वाला है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ये 5वां है, ये चौथा है, ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, ये रहा नेक्स्ट सवाल। हाल ही में राजस्थान की पहली और देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी किस जिले में खुलने जा रही है? राजस्थान की तो कौन सी है, राजस्थान की तो पहली है, और देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी किस जिले में खुलने जा रही है हाल ही में? तो राजस्थान के जयपुर में ऐसा नहीं है, राजस्थान के सीकर में भी नहीं है, राजस्थान के बीकानेर में भी नहीं है। अब की बार सारा काम गहलोत जी कहां खोलने की सोच रहे हैं, वो सब के सब जोधपुर में खोल रहे हैं, कोई भी संस्था हो, ठीक है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, जोधपुर में होगा फिनटेक यूनिवर्सिटी, फिनटेक यूनिवर्सिटी, फिनटेक यूनिवर्सिटी। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है, ठीक है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सिटी है वो कहां खोली जाएगी, जोधपुर में। पार्क कहां खोला जाएगा, जयपुर में खोला जाएगा। आरएस प्री के एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। चलिए नेक्स्ट सवाल बात करते हैं, आपके सामने क्या है। हाल ही में प्रदेश के पहले पुलिस योग साधना केंद्र का शुभारंभ कौन से जिले में किया गया? पुलिस योग साधना केंद्र, यानी पुलिस वालों को योग व्यायाम ध्यान कराओ कुछ, ताकि क्या हो सके, कुछ कम हो सके, जो मारामारी है वो, ठीक है, अपराधियों में भय बन सके और आमजन में विश्वास बन सके। इस वाक्य को क्या करने के लिए, सही करने के लिए। हाँ जी, देश की पहली केरल में है और दूसरी जोधपुर में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रेम कुमार जी। केथ लैब भी जोधपुर में स्थापित की गई है, वाह जी वाह। फिनटेक पार्क जयपुर में स्थापित किया गया है, फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में स्थापित की जा रही है, बहुत कुछ स्थापित हो रहा है, ठीक है। इसका सही जवाब है पहले योग साधना केंद्र। योग की जरूरत कौन से पुलिस वालों को है, सीकर के पुलिस वालों को ज्यादा योग की जरूरत है, जयपुर नहीं, चूरू नहीं, चूरू वाले तो सब ठीक ठाक ही है, ठीक है। सीकर का जो पुलिस थाना है वहां पर क्या किया जाएगा, सीकर में पहले पुलिस योग साधना केंद्र की क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है भैया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे राज्य का है तो राज्य भर के पुलिस वालों के लिए होगा ये, अकेले सीकर वालों के लिए नहीं, ये भी ध्यान रखना है। चलो अगला देखो। रेलवे बोर्ड ने अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के तहत राज्य के किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं आज ही की क्लास में कि कौन से रेलवे स्टेशन है जिनको विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। एक आपका उदयपुर का रेलवे स्टेशन है, एक आपका कोटा का रेलवे स्टेशन है, एक आपका कहां का है, जयपुर का रेलवे स्टेशन है। इन इतने रेलवे स्टेशन को क्या बनाया जाएगा, अभी हाल ही में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पर सही जवाब क्या है, जयपुर भी सही है, बीकानेर सही नहीं है, कोटा भी सही है, यानी इसमें 2 ऑप्शन सही हो गए, कोई बात नहीं है। आप जयपुर, कोटा और उदयपुर तीनों याद रखना है आपको, ठीक है, तीनों याद रखना है। चलो जी अगली बात आपके सामने ये रही, आदिवासी बच्चों के लिए सहरिया और बागड़ी भाषा में तैयार करके पुस्तक तैयार कर 12 उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों के 1000 बच्चों में कौन बंटवा रहा है? यानी मैं पुस्तक तैयार करवा के, क्या तैयार करवा के, पुस्तक, कौन सी भाषा में, सहरिया भाषा, वागड़ी भाषा में तैयार पुस्तकें 12 उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के बच्चों के लिए तैयार करके कौन बंटवा रहा है? तो इसमें ऑप्शन शायद थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये बी व सी कर देते हैं, यहाँ क्या है, बी व सी सही जवाब होगा इसका, बी व सी इसका सही जवाब होगा। यूनिसेफ और जनजाति विभाग जो है वो दोनों मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं, जिन्होंने आदिवासी बच्चे जिनको हिंदी है, अंग्रेजी है, इस प्रकार की हार्ड चीजें समझ में नहीं आती है ना, उन बच्चों को उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की जैसे सहरिया बागड़ी भाषा जो है उस भाषा में इन बच्चों को 12 के, उदयपुर के, डूंगरपुर के इन बच्चों को पढ़ाया जाए। इसके लिए यूनिसेफ और जनजातीय विभाग जो है वो क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। बहरीन में आयोजित होने वाली एशिया यूथ पैरा गेम में स्वर्ण पदक विजेता विकास का संबंध किस खेल से है? तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था कि बहरीन में आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता एशिया यूथ पैरा गेम है, जिसमें शालिनी जो है वो तो भाग ले रही है सीकर कटराथल की, लेकिन स्वर्ण पदक जीत कौन चुका है उसका नाम आपसे पूछा था, विकास है। और विकास का संबंध जो है वो डिस्क थ्रो से है, किससे, डिस्क थ्रो, यानी तस्तरी, आपने नाम सुना होगा ना, तस्तरी,
तस्तरी, उससे। कृष्णा पुनिया का नाम सुना है आपने? कृष्णा पुनिया, कृष्णा पुनिया, कृष्णा पुनिया, इनका संबंध भी किस खेल से रहा है? डिस्क थ्रो से रहा है। ठीक है, डिस्क थ्रो से इनका संबंध रहा है, ध्यान रखना है। ये राजस्थान के सादुलपुर, जो राजगढ़ जिसका नाम है, जो चूरू जिले का, वहां से वर्तमान में क्या है? विधायक है, ध्यान रखना है भैया। सवाल आ चुका है कृष्णा पुनिया पर सेकंड ग्रेड में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट सवाल आपके सामने रख देता हूं मैं। ये रहा, हाल ही में नशे की लत से खुदकुशी करने वाले लोगों की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, इसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था राजस्थान का गरीबी में भी 8वां स्थान है, नशे से आत्महत्या करने वाले लोगों में भी राजस्थान का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। राजस्थान के कई जिले जो हैं वो बड़ी भयावह स्थिति में है इसको लेकर के, जैसे आपका हनुमानगढ़ है, जैसे आपका गंगानगर है, इसके अलावा इधर उदयपुर की बात करें, इधर डूंगरपुर की बात करें, इधर बांसवाड़ा की बात करें, ये ऐसे जिले हैं जहां नशे की लत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इधर नागौर की बात करें, ये सब नशे की लत में शिकार होने वाले जिले हैं राजस्थान के। धीरे धीरे आपको ध्यान रखना है, ये 8वां इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल जरा देखो, अगला सवाल क्या है? कोटा जिले के चंबल नदी पर बनने वाले रिवर फ्रंट की लागत कितनी बताई गई है? चंबल नदी पर, राजस्थान के कोटा में, चंबल नदी पर कोटा जिले में रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। इस रिवर फ्रंट की लागत कितनी बताई गई है हाल ही में? 500 करोड़ रुपए तो नहीं होगा भैया, 300 करोड़ रुपए में भी काम नहीं होगा, 1000 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सही जवाब क्या होगा? 800 करोड़ रुपए की राशि से इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, 800 करोड़ रुपए की बात यहां पर सही है। 800 करोड़ रुपए की बात एकदम क्या है? सही है। 800 करोड़ रुपए इसका सही जवाब है। चलिए जरा नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला क्या है? अगला सवाल नहीं है भैया। तो मित्रों, आज के आनंद की अनुभूति आज की यही समाप्त होती है। लगभग आपके सामने मैंने कितने सवाल, 54 सवाल हैं वो मैंने करा दिए हैं। फिर भी इनके अलावा कुछ और बातें भी मैंने रखी है। तो आप सभी का आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत 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 घना घना धन्यवाद। और अगली क्लास में आप लोगों से फिर मैं मुलाकात करूंगा कल की क्लास में। कल की क्लास में हम लोग इंडिया वर्ल्ड का जो करंट अफेयर्स है उसका साप्ताहिक रिवीजन करेंगे। इन 2 दिनों की विशेष बातें भी उसमें समाहित रहेगी, प्लस पुराने जो भी बातें इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी विषयों को लेकर कल की क्लास में मैं आप लोगों से फिर रूबरू होऊंगा। तब तक आप सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे रहें और शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहें। आप सभी का एक बार फिर बहुत 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 घना धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।